हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 को समाप्त करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम आपको कराएंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज मींस भविकल पेपर्स, एक अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रॉब्लम पूछी है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उनको हम आज आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं बताऊंगा आपको जो मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं वे सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर एक पीडीएफ मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारे एमसीक्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगे। इन एमसीक्यूज में से जो न्यूमेरिकल टाइप हैं और जो कुछ हार्ड हैं उनको मैं बोर्ड पर सोल्व करा रहा हूं। अन्य क्वेश्चन आप हमारी पिछली वीडियो जो मैं पढ़ा चुका हूं इस चैप्टर की लगभग 16-17 वीडियो इसमें के ऊपर बनाई है हमने, तो उनके माध्यम से आप उन्हें जब पढ़ लेंगे तो ये एमसीक्यूज आप सारे खुद ही सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इनको आपको मैक्सिमम क्वेश्चनों को खुद ही याद करना है और कुछ क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको बच्चों मैंने बताया है अभी कि ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, n = 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान को बेटा लिखते हैं, द्रव्यमान रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसकी वैल्यू दी है 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र की का मान होगा। वैद्युत क्षेत्र मींस E पूछा है, वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं E से, और इसके ऑप्शन दिए हैं बच्चों, A दिया है 5.5 × 10⁻11 वोल्ट पर मीटर, B दिया है 2.04 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसमें E निकालेंगे। E का फॉर्मूला होता है बेटा E = F/Q, तो ये हो जाएगा बच्चों E = F मींस होता है mg। देखिए, अगर m दिया हो तो F को लिख देते हैं बेटा mg, तो mg/Q, Q को लिख देंगे। देखिए n दिया है तो Q बराबर होता है ne, Q बराबर ne। ओके, ये सब फॉर्मूले आपको पढ़ाए हुए हैं। F = mg, Q = ne, ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी। ये अब इनके मान रख देंगे। E = m की वैल्यू देखिए 0.001 किसमें दी है, ये मिलीग्राम, तो आप क्या करेंगे इसका मिलीग्राम का किलोग्राम बनाइए। 1 मिलीग्राम में होते हैं 10⁻⁻6 किलोग्राम। देखिए 1 ग्राम में 10⁻⁻3 किलोग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम होते हैं। तो ये मिलीग्राम है तो किलोग्राम 0.001 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो गया बेटे। G ग्रेविटी 9.8 रख दीजिए, G की वैल्यू 9.8 होती है, ग्रेविटी है ये। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है बेटे, अब ये हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटाइए, जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे देखिए 1 2 3, 1 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका E = 9.8/16 3 जा 48 4.8। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपके। 9.8/16 3 जा 48 4.8 इंटू पावर देखिएगा -19 और +3 -16 नीचे हो गई, -16 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये +16 हो जाएगी और +16 में से 6 माइनस होंगे तो 10 बचेंगे, 10⁻10। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 2 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन देख लेंगे, 2 पॉइंट समथिंग और गुना 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन दिए हैं, तो 2 पॉइंट वाला देख लीजिए, कोई जो ऑप्शन हो 2.04, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 2.04 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम मींस कौन सा पार्ट सही हुआ बच्चों, बी। ओके, समझ में आ गया बेटे। n दिया है, इससे आप चार्ज निकाल लेंगे, Q = ne से। m दिया है, इससे आप F निकाल लेंगे, F = mg से। ठीक है, Q = ne से चार्ज निकल गया, F = mg से बल निकल गया, फिर E = F/Q लगाया, आंसर पाया। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन 1 से 5 बेटा आप
याद करेंगे उसी में से ही हो जाएंगे आपके। आंसर शीट भी वहीं पर है, तो उसकी हेल्प से और पिछले वीडियोस की हेल्प से आप 5 तक के क्वेश्चन भी कर लेंगे। मैं केवल वे क्वेश्चन बता रहा हूं जो बच्चों को इसमें बेसिकली प्रॉब्लम आती है समझने में, ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बहुत खास सवाल है ये। दो समान आवेश कैपिटल Q और कैपिटल Q, दो आवेश हैं बच्चों, देखिए कैपिटल Q और कैपिटल Q, ओके। दो समान आवेश कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु ये मान लीजिए P, ठीक है, ये A ये B, टोटल इनके बीच की दूरी मैंने R मान ली। मध्य बिंदु हो गया बच्चों R/2 इधर से और R/2 इधर से, ठीक है बेटे, मध्य बिंदु P हो गया। जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है, ये रख दिया स्मॉल q आवेश रख दिया जाता है, ठीक है। यह तीनों आवेशों के निकाय संतुलन में होगा यदि q का मान हो। संतुलन के लिए q का मान पूछ रहा है, कितना होगा संतुलन के लिए, स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। कैपिटल Q और कैपिटल Q दो आवेश निर्वात में कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, इनके बीच एक स्मॉल q आवेश रख दिया जाता है, तो वो कह रहा है संतुलन के लिए इस स्मॉल q आवेश की वैल्यू क्या होगी। तो ये निकालने के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले संतुलन कब होगा, मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं, पर ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में और अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, नीट में बहुत पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए, इसे आप निकालने के लिए संतुलन के लिए q की वैल्यू पूछिए, तो q की वैल्यू निकालने के लिए हम संतुलन कह रहा है, संतुलन के लिए q की वैल्यू क्या हो, तो संतुलन कब होगा जब इन दो, पहले ये दो आवेश थे बस, बड़ा Q और बड़ा Q, कैपिटल Q केवल दो आवेश थे और इनके बीच की दूरी क्या थी बच्चों, स्मॉल r थी, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जितना फोर्स A B के बीच था, यदि P पर भी कोई आवेश रखने पर वह फोर्स नॉट इफेक्टेड, कोई भी उस पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, तो इसका मतलब होगा ये संतुलन में है। अर्थात AB के बीच लगने वाला बल बराबर होना चाहिए AP के बीच लगने वाले बल के बराबर और विपरीत, ठीक है। संतुलन के लिए जब पहले दो थे आवेश बस, F फोर्स किस किस के बीच लग रहा था, पहले AB के बीच, वो बराबर होना चाहिए। जब आपने बीच में एक आवेश Q रख दिया, उस पर लगने वाले बल FAP के बराबर होना चाहिए या FPB के बराबर होना चाहिए, FPB या FBB के बराबर और विपरीत होना चाहिए, ठीक। ऐसा क्यों जी, ऐसा इसलिए जी, इसको आप इधर लाकर देखिए, FAB प्लस FBP इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर इसके और इसके बीच का बल प्लस इसके और इसके बीच का बल, टोटल इनका ऐड 0 आ गया, तो अर्थात यह पूरा सिस्टम संतुलन में है। समझ में आया बच्चों। तो संतुलन के लिए AB के बीच का बल बराबर और विपरीत होगा AP के बीच के बल का या BP के बीच के बल का, ठीक है। इसको AP मान लीजिए या BP, जितना बल ये है उतना ही बल ये या ये होगा, इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। तो FAB बराबर होगा FAP या FAP तो, ठीक है। और विपरीत माइनस साइन ये बता रहा है विपरीत, ठीक है। इसको आप इधर ले आए तो FAB प्लस FBP बराबर 0, ये बता रहा है कि ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, संतुलन की अवस्था में है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, या ना मानिए, बस यहां पर वैल्यू रख देंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिए और FAB और FAP की वैल्यू निकालिए। AB के बीच का बल क्या हो जाएगा बच्चों, FAB इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मीन्स कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसके बीच का बल आ गया बच्चों, AB के बीच का।
इसी प्रकार एपी के बीच का बल निकालिए, कूलाम के नियम की सहायता से निकाल रहे हैं बच्चों हम। एफ एपी इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर के रिप्लेस एपी के बीच की दूरी देखे कितनी है r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटे, r/2 है, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा r²/4, तो r² यहां रह जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आ गया। अब ये जो मान आए हैं AB का और AP का जो मान आया है ये इक्वेशन 1 है, ऐसे मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 से इनके मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए बेटे, तो जैसे ही आप रखेंगे FAB ये रहा 9 गुना 10 की घात 9 कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू FAP के बीच का बल है 9 गुना 10 की घात 9 कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन माइनस का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे ये कैंसिल हुआ, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा क्या, कैपिटल Q इज इक्वल टू बचा माइनस के Q इंटू 4। ठीक है भाई, तो ये आ गया बच्चों स्मॉल q की वैल्यू आ गई, स्मॉल q इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, माइनस के Q अपॉन 4। मीन्स ये हुआ संतुलन के लिए स्मॉल q की वैल्यू माइनस Q अपॉन 4 होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बच्चों इसका ये बी पार्ट है, तो बी सही होगा इसका, ऑप्शन बी इज राइट। ओके बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों मैंने अभी पिछले लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट, इस पूरे चैप्टर के टेस्ट की पीडीएफ डाली थी। उस टेस्ट में पहले क्वेश्चन का गे पार्ट, पहले क्वेश्चन का गे खंड दिया है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, देखिए निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, नहीं है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच रहे हैं सर कह रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों मैं इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं करा रहा हूं, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बट वे आपको लर्न करने हैं स्वामी। निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन कूलाम इनवर्स, इनवर्स। ठीक है बच्चों, बी दिया है वोल्ट मीटर इनवर्स, सी ऑप्शन दिया है जूल कूलाम इनवर्स, डी ऑप्शन दिया है जूल कूलाम इनवर्स, जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। पहली बात तो मैं आपको इसमें एक बात बता दूं यहीं से, जो बच्चे समझने वाले होते हैं वे एकदम समझ जाते हैं। इन दोनों की तो बात ही करना बंद कर दो, इन दोनों पे आ जाइए, जूल कूलाम इनवर्स, जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स, दोनों एक से ही हैं, अर्थात इसका आंसर इन्हीं दो में से एक आएगा। पहली बात तो ये हुई। ठीक है बच्चों, ये कॉमन सेंस की बात होती है। देखिए ये जूल कूलाम इनवर्स, ये भी जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स, मींस ये हुआ या तो ये इसका आंसर है या ये इसका आंसर है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो हम चारों ही पार्ट के ऊपर जो चारों इसने ऑप्शन दिए हैं हम उन्हीं के चारों ऑप्शन को देखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन कूलाम इनवर्स, मींस इसका है न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ये तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है भाई, मैंने बताया था आपको याद होगा। E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, F माने न्यूटन, Q फॉर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, तो ये तो मात्रक है। अब आए वोल्ट मीटर इनवर्स, ये हो गया आपका वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर मतलब वोल्ट का मतलब V और दूरी D। ठीक है, V अपॉन डी, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। हालांकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है, अगले चैप्टर में, इससे 2 चैप्टर बाद उसमें पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका यूज हो रहा है तो इसलिए हमने बता दिया वोल्ट पर मीटर भी वैद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है। बच्चों जूल पर कूलाम, देखिए जूल कूलाम इनवर्स, या इसको आप कह सकते हैं जूल पर कूलाम। देखिए जूल पर कूलाम जो होता है, जूल होता है W कार्य का मात्रक और कूलाम होता है आवेश,
ठीक है, आवेश का मात्रक होता है प्रैक्टिकली चार्ज Q0 लिख देते हैं इसको, W/Q0 या Q0। तो ये जो हो गया जूल पर कूलम, ये वोल्टेज का मात्रक होता है, विभव का, विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है बेटे, तो ये वोल्टेज का मात्रक है। तो आपको समझ गए होंगे कि जूल पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। अब बात आती है इस ऑप्शन की कि ये किसका मात्रक है। तो देखिए जूल कूलम इनवर्स मतलब जूल पर कूलम, जूल पर कूलम और जी मीटर इनवर्स मींस मीटर भी अपॉन में ही है। तो ये जूल पर कूलम पर जूल पर कूलम मीटर बन गया है। ठीक है बेटे, अब आप ये देखिए जूल पर कूलम क्या होता है, जूल पर कूलम होता है वोल्टेज, वोल्टेज मींस V। ये जो है ना जूल पर कूलम, ये क्या बन गया वोल्टेज V अपॉन मीटर मतलब D, V/D, ये तो यही बन गया। तो V/D मींस E, अर्थात ये तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो देखिए इसमें ज्यादातर बच्चों ने, जब मैंने टेस्ट लिया है इसका, तो बच्चों ने ज्यादातर ये आंसर सही लगाया कि ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, जबकि ये गलत है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जूल पर कूलम पर मीटर है, जूल पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जूल पर कूलम जो है वोल्टेज का मात्रक होता है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, जूल पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यह वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, जूल पर कूलम पर मीटर, जूल पर कूलम मीटर, जूल पर कूलम मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है। कैसे देखिए, जूल पर कूलम वोल्टेज बन गया और अपॉन में मीटर D, तो V/D ये वैद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 21। ये भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था, कुछ बच्चों ने ये भी गलत किया है। वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर बलाघूर्ण होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र दिया है, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर व P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण में बल आघूर्ण पूछा है बेटे, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण का सदिश रूप, बल आघूर्ण का सदिश रूप पूछा है। ये क्वेश्चन था हमारा जो हमने टेस्ट में दिया था। तो बच्चों ये होता है, बल आघूर्ण का सूत्र होता है टो इज इक्वल टू PE sin थीटा, टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म का मतलब सदिश रूप, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो इसका आंसर ये आना था। ठीक है, टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो B ऑप्शन सही है बेटे इसका, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, B ऑप्शन सही है। अगला देखिए बेटे क्वेश्चन 25 बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत खास क्वेश्चन है। इसमें कहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, है वाले क्वेश्चन अब आने बंद हो गए, अब आते हैं नहीं है, नहीं वाले आते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती। तो व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या होता है, पहले देखिए। व्युत्क्रम वर्ग वे राशियां व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं दूरी के वर्ग के। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग जो होता है, इसका नियम याद रखना आप। व्युत्क्रम वर्ग का नियम की बात कर रहा है अगर, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। तो जिन सूत्रों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर आएगा वे व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेंगी, और जिनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर नहीं आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R की क्यूब आ रहा है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल R आ रहा है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल R की पावर 4 आ रहा है, तो ध्यान रखना वे व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए पार्ट है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए बेटे, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बेटा इसका सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अपोन में R स्क्वायर आ रहा है, मींस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर, अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये पालन करता है। अब उसने पूछा है करता नहीं है, कौन नहीं करता, तो अब बी ऑप्शन देखते हैं।
बी क्या है भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं दूरस्थ बिंदु पर, तो इसका फॉर्मूला आया था बेटे E = 1/4πε0 2p अपॉन r की क्यूब। सिद्ध कराया था मैंने आपको, ये अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र आया था द्विध्रुव की 1/4πε0 2p अपॉन r की क्यूब। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r की क्यूब के, अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती। ये जो सूत्र है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है यहाँ, फिर भी मैं बता देता हूं। सी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये चैप्टर 5 में आएगा। वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में होता है V = 1/4πε0 P अपॉन r²। तो अपॉन में r² आ रहा है, मींस ये पालन करता है। आगे देखिए फोर्थ है, एक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अगले चैप्टर में आएगा। E = 1/4πε0 Q अपॉन r² होता है, वो भी करता है। तो कौन नहीं करता, द्विध्रुव के कारण किसी दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम के वर्ग के नियम के पालन नहीं करती है। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। आगे है एक अति लघु प्रश्न है, हालांकि मैंने जो चैप्टर 1 की पीडीएफ पूरी पीडीएफ दे रखी है, वहां पर इसको दिया है। पूरे चैप्टर 1 की पूरे सभी नोट्सों की पीडीएफ हमारे हर एक लेक्चर में अवेलेबल है। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक के जितने भी थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ाए थे, उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ डाल रखी है, वहां से उसे डाउनलोड कर ले और अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाकर याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है अति लघु, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। ये क्वेश्चन बहुत बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती क्यों, ये व्हाट्सएप पर पूछा था बच्चों ने। वैद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती क्यों, तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती, क्योंकि जहां पर ये काटती हैं, मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की वहां पर दो दिशाएं हो जाएंगी। ऐसे देखिए, सपोज कीजिए ये धनावेश है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, तो बल रेखाएं प्लस क्यू से चलती है माइनस क्यू की ओर, ऐसे ऐसे। कभी भी बल रेखाएं ऐसे नहीं मिलेंगी, देखिए ये गई और एक ऐसे काटते हुए निकल जाए, नहीं मिलेगी। इस टाइप से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं कहीं पर काट रही हैं, सपोज कीजिए यहां काट रही हैं, तो ये देखिए वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। तो अगर यहां पर काट रही हैं, तो देखिए यहां पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ये E1, एक ये E2। तो आप देखते हैं एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दर्शा रहा है ये पॉइंट, और ये असंभव है। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र केवल एक निश्चित दिशा में चलता है। आगे देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बच्चे ने पूछा था, वो भी बता दिए देता हूं मैं। आज सारे चैप्टर 1 की पूरी प्रॉब्लम्स कंप्लीट करा दूंगा। कल आपका जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको, वो चैप्टर 2 गॉस थ्योरम से संबंधित मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 31 आपकी प्रॉब्लम है, इसको हम करा देते हैं। इसमें क्या है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है, न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल की पीडीएफ भी मैंने दे रखी है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं, वहां से डाउनलोड करें और सारे न्यूमेरिकल कर लें, मैंने करा दिए हैं ऐसा। क्वेश्चन 31 है, 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम, Q = 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, एक आवेश हुआ। और दूसरा है -10 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये Q1 था। Q2 = है -10 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर पर हैं। ये दोनों आवेश R = 0.04 मीटर पर हैं। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है इनमें गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। जो रेखा गुजरेगी ये रही 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरा चार्ज है -10 × 10⁻⁻19 कूलाम।
के दो आवेश परस्पर 0.04 मीटर पर हैं। ये दोनों आवेश 0.04 मीटर पर हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये जो रेखा गुजर रही है इसके कौन से बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए मैंने इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया, 2 क्वेश्चन मैं ऐसे करा चुका हूं। उनमें मैंने बताया था कि अगर दोनों प्लस आवेश हैं, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपटीशन के लिए भी बहुत खास है, बहुत कंपटीशन में पूछी जाती है, बच्चे अटकते फिरते हैं। तो ध्यान से समझें, अगर दोनों चार्ज प्लस के हैं, अगर दोनों ही चार्ज प्लस के हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में शून्य हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों ये प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, तो इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र बीच में शून्य हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इनके बीच में कहीं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य मान लेते हैं, जैसे पी पॉइंट पर, और इन्हें सोल्व कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है, अब क्या करें? एक प्लस आवेश है और एक माइनस है, तो अब क्या करना है? तो देखिए प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में बल लगता है आकर्षण। जब ये आकर्षण करेंगे तो इनके जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, मींस वैद्युत क्षेत्र यहां परबल होगा। तो जब परबल होगा तो वैद्युत क्षेत्र बीच में शून्य होने का कोई मतलब नहीं बैठता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर एक प्लस चार्ज है दूसरी ओर माइनस चार्ज है तो वे आकर्षित कर रहे हैं, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया? अब उनने कहा इनको मिलाने वाली रेखा पर, मतलब इसकी सीध में कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र शून्य कहां होगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य मान लेंगे, और बाहर चाहे इसकी ओर मान लो चाहे इसकी ओर मान लो, लेकिन फिर भी उसकी ओर मानते हैं जो परिमाण में कम है, जिसका मान कम है उसकी ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य मानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, फिर एक बार और रिवाइज करा दूं। अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के आवेश हैं तो बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। लेकिन एक प्लस का आवेश है दूसरा माइनस का आवेश है तो बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। कहां होगा? दोनों आवेश से बाहर होगा, इधर की ओर धनावेश से बाहर की ओर या ऋणावेश से बाहर की ओर। किसकी ओर मानना है आपको? जो वैल्यू परिमाण में कम है, जिसका मान कम है, उसकी ओर पॉइंट मानेंगे आप। ठीक है, तो अब आप देखिए ये है बच्चों 20/3 और ये है 10। अब परिमाण किसका कम है? चिन्ह नहीं देखना है, परिमाण का मतलब केवल वैल्यू देखनी है, चिन्ह नहीं देखना है। ठीक है, तो अब वैसे तो छोटा ये है क्योंकि ये -10 है, माइनस का है। मैंने बताया कि चिन्ह नहीं देखना है, केवल परिमाण देखना है। तो परिमाण 20/3, तो देखिए 20/3, 3 छंग 18, 6 पॉइंट समथिंग हो गया ये। ठीक है, 6.6 के करीब हो जाएगा, 6.6 गुना 10 के हाथ। तो ये वाला आवेश परिमाण में कम है तो इसकी ओर आप मान लेंगे, इसकी ओर नहीं मानेंगे। इसकी ओर भी मिल जाएगा हालांकि बिंदु, पर आपको इधर मानना है। ठीक है, इधर पास में मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से माना A से x मीटर पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है बच्चों, A से x मीटर पर बाहर की ओर, A से x मीटर पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इससे x मीटर पर बाहर की ओर A ये लीजिए, ये मान लीजिए बच्चों, यहां पर पॉइंट P ये मान लिया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो जब ये पॉइंट यहां पर मान लिया, अब देखिए A से B की बीच की दूरी है 0.04, कितनी दूरी पर माना है? A से x मीटर, तो ये x मीटर हुआ। ठीक है बेटे, अब ये x है तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये यहां से यहां तक की टोटल दूरी हो जाएगी 0.04 प्लस x, है ना, B से P तक की दूरी 0.04 प्लस x। बात समझ में आ गई भाई? A से x मीटर पर बिंदु P पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया शून्य है। तो जब A से x मीटर पर है तो B से ये दूरी हो जाएगी 0.04, ये है, x और ऐड कर दो तो टोटल दूरी हो गई 0.04 प्लस x। मैं समझता हूं आपके क्लियर हो गई होगी बात। अब इसे सोल्व करेंगे हम। पहले A के कारण P पर निकालिए, A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये आ जाएगा बच्चों E1 = 9 × 10⁻⁹ Q/r²। Q देखिए कितना है
20/3 गुना 10 की घात -19 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे ही बी के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र E2 = 9 गुना 10 की घात 9। चार्ज देखिए कितना है बेटे, 10 गुना 10 की घात -19। चिन्ह नहीं लेना है क्योंकि चिन्ह जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, तो चिन्ह नहीं लेना है, बस वैल्यू रखेंगे 10 गुना 10 की घात -19 अपॉन आर। देखिए बीच की दूरी बी से पी तक की दूरी मैंने चित्र में दर्शा दी है, कितनी है 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपके समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन भी लिखते हैं आप, ये ए के कारण पी पर निकाला, ए पे कैसा चार्ज है बच्चों प्लस, प्लस से क्या होता है वैद्युत क्षेत्र दूर भागता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को धनावेश से नफरत है, दूर जाएगा, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इससे दूर ऐसे जाएगा, ऐसे E1। ठीक है, मींस ए से पी डायरेक्शन। समझ में आया बेटा। और यहां पर देखिए जब पी पर निकाला है, बी के कारण बी पे कैसा आवेश है माइनस, तो माइनस की ओर आता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है जो बी के कारण जो पी पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो बी पर जो आवेश रखा है उसकी ओर जाएगा, उसकी ओर खींचा आएगा, तो ऐसे बी की ओर भागेगा, पी से बी की ओर। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या। ये सब जो सिस्टम है, अगर बच्चा कोई बच्चा आप में से अभी इसको वीडियो को बस ये देख रहा है, ये वाली वीडियो, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, तो हो सकता है उसको समझने में थोड़ी कठिनाई हो। ठीक है, उसके लिए आपको वैद्युत क्षेत्र वाला लेक्चर एक बार देख लें, डायरेक्शन वाला, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, हमारे सारे लेक्चर स्टार्टिंग से देखें तो आपके सब क्लियर होता जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, E1 की डायरेक्शन ए से पी आई है ऐसे, E2 की डायरेक्शन पी से बी की ओर आई है ऐसे ऐसे। ठीक है बेटे, अब आप देखते हैं इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत है, और पी पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र है, क्वेश्चन में कहा है देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां करा देता हूं मैं, क्योंकि पी पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट माने कुल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, E = E1 - E2। आप सोच रहे होंगे -E2 इसलिए डायरेक्शन दोनों की विपरीत है, ए से पी, ई से बी, विपरीत डायरेक्शन, इसीलिए यहां पर क्या है माइनस। ओके, अब आप देखिए बच्चों, ई की जगह ए से x मीटर पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र 0 है, मींस ई की जगह क्या रख दोगे 0 = E1 - E2। बताइए बेटा समझ में आया। अब आप क्या करना होगा, इसको इधर ले आइए, तो E1 = E2, वैल्यू रख दीजिए। E1 मेरे पास है ये रहा, 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 20/3 गुना 10 की घात -19 अपॉन एक्स स्क्वायर = E2 ये रहा बच्चों, 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 10 गुना 10 की घात -19 अपॉन 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल। ठीक है बेटे, अब देखिए ये हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, देखिए 10 दूनी 20, 2 बार हो गया, तो ये आ गया बच्चों 2/3 एक्स स्क्वायर, और बेटा ये भी कट जाएगा 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल, तो 2/3 एक्स स्क्वायर = यहां पर बचा 1/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद मैं यहां करा देता हूं। अगेन मैंने बताया बच्चों 9 गुना 10 की घात 9 से 9 गुना 10 की घात 9 कैंसिल हो गया, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20 2 बार कैंसिल हो गया, तो 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, = 1, यहां पर 1 बचा है, देखिए ऊपर सब कट गए हैं तो ऊपर 1 बचा है, तो 1/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे से सोल्व करने का तरीका ये है, इसको होल स्क्वायर बना लीजिए, जिससे होल स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे देखिए √2/√3 एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया, √2/√3 का एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, और वो हो जाएगा = 1/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखते हैं बच्चों, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर अपने घर चला गया, कट गया ये, तो अब ये हो गया √2 का मतलब 1.414, √3 का मतलब 1.732, x = 1/0.04 प्लस एक्स। अब क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वही लिख देंगे कि a से इतनी मीटर दूरी पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा।
आज के लिए इतना ही बहुत है। इससे आगे अगला चैप्टर 2 हम अगले वीडियो में कल समझाएंगे। थैंक यू।